हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है भारती क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का जो एक और चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। हमने तो बचपन से सुना है ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि कोई भी चीज जब ऊपर हम फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आ जाती है? जैसे ये ट्री है, तो मान लीजिए ये एक मैंगो का ट्री है। मैंगो नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये नीचे ही गिरता। आज हम यही जानेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, वही सब। ग्रेविटेशन फोर्स में हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता। जैसे मैग्नेट या चार्जेस में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी, या ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन द यूनिवर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट होता है मासेस के कारण, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन का हम सबसे पहला रूल जो है वो पढ़ेंगे, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने जो लॉ दिया ग्रेविटेशन पे वो हम पढ़ेंगे। सो न्यूटन्स लॉ। आप ग्रेविटेशन समझ गए होंगे। ग्रेविटेशन का डेफिनेशन ये है, ग्रेविटेशन एक सिंपल से शब्दों में है कि वो कोई भी चीज ऊपर क्यों नहीं जाता, क्यों नीचे क्यों आ जाता। सीधा सा उसका आंसर है क्योंकि उस दोनों के बीच में मासेस अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ और वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए। और हम पढ़ेंगे अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है, कैसे होता है, न्यूटन ने क्या लॉ दिया, ये सभी हम जानेंगे। जब कोई भी जब जैसे ये एक, इसका मास हमने ले लिया m1, दो बॉडी है, इसका मास ले लिया m2। पहले ये आप समझ लीजिए, बाद में हम इसका स्टेटमेंट बता देंगे। और इसका जो डिस्टेंस है वो है d। ये m1 है और ये m2 है, डिस्टेंस दोनों के बीच का d है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 dp। हम अब स्टेटमेंट लिखा देते हैं। स्टेटमेंट है, state that every object in the universe state that every object in the universe attractions every other object। यूनिवर्स में जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन लगाता है। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्शन लगाता है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। Force which is proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of the distance between them। वो इन्वर्सली लगाता है, नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाता है। आई होप कि आपको इन्वर्सली और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। और एक और है 1d² इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, जैसे अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे अगर इस दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कमेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा। समझ गए? और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, मास बढ़े फोर्स घटेगा तो मास भी घटेगा। समझ गए? इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं? अब हम यहाँ जो न्यूटन ने जो लॉ दिया वो है एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d²। ओके, ये जो है, ये प्रोपोर्शनल को हम हटा के कांस्टेंट में लाएंगे, इक्वल टू करेंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। सो हम कांस्टेंट दे दिए g, और m1 m2 अपॉन d²। जी का एक वैल्यू होता है जो यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइएगा उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। वो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। हमने ये अपने मन से नहीं दिया है, ये न्यूटन ने बताया। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार देख लीजिए। जी को एक साइड कर दीजिए, जी को एक टर्म में ले आइए, बाकी को एक साइड छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एफ
डी स्क्वायर अपॉन m1 और m2। ओके, तो ये F इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन, D इक्वल टू मीटर, मीटर होगा और 2 मीटर है इसीलिए स्क्वायर होगा, 1 kg 2 kg, इसीलिए हो जाता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं, आखिर क्या होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रेंड्स, वैसे जी को हम लिखते हैं, जी इक्वल टू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे भी हम कह सकते हैं। जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्योंकि यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइएगा इस जी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसे ये लिख सकते हैं। और हमने बड़ा जी का वैल्यू तो ले लिया, अब छोटा जी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है और वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ ऐसा नहीं है फिर भी मान लीजिए अर्थ ऐसा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है, क्या नाम रखें, सोहन रख देते हैं इसका नाम, ये हो गया सोहन। और इसका जो हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे m1, m1 हो गया अर्थ का मास और सोहन का मास m2, तो हम ms लिख देते हैं, सोहन मास ऑफ सोहन, मास ऑफ अर्थ me लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सोहन बाय डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब हम दूसरा केस लेते हैं, अर्थ तो ऐसा नहीं है, गोला मेरा उतना अच्छा सर्कल नहीं होता है, फिर भी मान लीजिए यहाँ एक सोहन का दोस्त है मोहन, मान लीजिए सोहन का फ्रेंड, और इस मोहन और ये और इसका जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को कह रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जी और मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मोहन और डिस्टेंस स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में हमें इतना करना पड़े, हर एक क्वेश्चन में आप देखिए तो ये तो सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, m2 चेंज होगा। क्यों ना हम इस सब को लेके कांस्टेंट वैल्यू निकाल लें। फ्रेंड, दिमाग लगाने की बात है। यहाँ देखिए हर एक क्वेश्चन में ये आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में ये आ रहा है, इसीलिए क्यों ना हम इसे कांस्टेंट ले लें, और इसे कांस्टेंट ले लेते हैं हम जी के टर्म में, कांस्टेंट ले लेते हैं जी, और इस जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हम ये भी जानेंगे कि एक्सेलेरेशन इसे क्यों कहा जाता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल ये जानिए, अभी तुरंत उसका हम ड्राइव करते हैं, समझ गए। इस जी का वैल्यू हमने किस तरह लिया, जी me मतलब मास ऑफ अर्थ और डी स्क्वायर, इस टर्म में हमने हर एक में कांस्टेंट आ रहा था, हमें डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए हमने इसको एक कांस्टेंट ले लिया, इसीलिए ये स्मॉल जी का वैल्यू होता है। फ्रेंड, अब हम ये जानेंगे कि इस जी को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहा जाता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। हमने तो न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास तो जो रहता है मोहन सोहन जो भी ले, लेकिन एक्सेलेरेशन जो रहता है वो जी आ जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मास इनटू, जी को कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम एक चीज और आपको बता देते हैं, वेट इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। हम चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मास और वेट का, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वेट इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। देखिए जैसे यहाँ ये ग्रेविटी 9.8 है और मून पे जो जाएंगे तो हमारा जो ग्रेविटी है मून का वो है 1.6 मीटर स्क्वायर, और देखिए इसके 1/6 हो जाता है, इसीलिए हमारा जो यहाँ का वेट रहता है वो मून पे जाके 1/6 हो जाता है। जैसे किसी का वेट 60 kg है तो वो मून पे जाएगा तो 10 kg हो जाएगा, इसी के कारण, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि जितना मून गया उससे 6 गुना ज्यादा ग्रेविटी अर्थ का है। फल पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि ग्रेविटेशन हर एक आदमी में रहता है, हर एक आदमी में।
कोई भी जैसे ये मार्कर हम फेंकते हैं तो ये नीचे की ओर क्यों जाता, हमारी तरफ क्यों नहीं आता? क्योंकि अर्थ के सामने हमारा वेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर। इसीलिए ये अर्थ के अपनी तरफ खींच लेता, हमारे तरफ नहीं आता है। समझ गए? हर एक आदमी के पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है, लेकिन अर्थ के सामने सभी का फीका रहता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है। और मून पे क्यों हमारा जो वेट रहता है उसका 1/6 हो जाता है? क्योंकि उसका ग्रेविटी, जैसे अर्थ का जो ग्रेविटी है स्मॉल जी का वैल्यू वो 9.8 मीटर है सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो मून का ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ मून, ये अर्थ का ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और ये ग्रेविटी ऑफ मून जो होता है वो होता है 1.62 मीटर स्क्वायर। तो ये 1/6 हुआ, इसीलिए वेट भी 1.6 हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल क्या होती है, व्हाट इज फ्री फॉल। फ्रेंड, फ्री फॉल हम बता देते हैं, कोई भी चीज जब हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं इसे हम फ्री फॉल कहते हैं, ऊपर से छोड़ देना। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब कोई भी चीज ऊपर से हम फेंक देते हैं और अर्थ अपने तरफ खींचता है तो उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। समझ गए? फ्री फॉल जैसे ये एक स्टोन है, इसे हमने छोड़ दिया, अर्थ पे आ गए, इसे हम फ्री फॉल कहते हैं। ओके, वैसे आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा मोशन चैप्टर में, हमने भी उस पर वीडियो बनाए हैं। वहाँ क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू, हमें वो नहीं पढ़ना है, कुछ और है हम बताना चाह रहे हैं, वो इसीलिए लिख रहे हैं। और जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ जो होता है ये ग्रेविटेशन में आके चेंज हो जाता है, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट से यहाँ डिनोट करते हैं और एक्सीलरेशन को जी से, स्मॉल वाला जी, और इसीलिए हम यहाँ इसका फार्मूला चेंज हो जाता है और ये कुछ इस तरीके में आ जाता है। v जो रहेगा वही रहेगा, u इक्वल टू यू ही रहेगा, और a के बदले हमने क्या लिखा है g, और t वही रहेगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा s u t वही रहेगा, फिर 1/2 g t स्क्वायर जो रहेगा वो हम चेंज कर देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ दोनों ही चेंज हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और हम यहाँ एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड में गया तो उसे यहाँ से लौटने में भी 3 सेकेंड ही लगेगा, ना कि ये चले जाएगा 3 सेकेंड में आएगा 2 सेकेंड में, जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। ओके, सो टी ए इक्वल टू टी डी, यानी कि टी ए ये हुआ टाइम ऑफ एसेट इक्वल टू टाइम ऑफ डिकेट। ओके, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। कोई भी चीज ऊपर से नीचे जाता है तब स्पीड लेस होता है, स्पीड इज लेस, ये p है, स्पीड इज लेस, स्पीड इज लेस यहाँ। और कोई भी चीज ऊपर से नीचे आता है, ये ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे फ्री फॉल जब होता है तब जी, देखिए ये ऊपर जाता है ग्रेविटेशन फोर्स, सॉरी ये कोई भी चीज स्टोन है, ये ऊपर गया तो ग्रेविटेशन इधर लगा और फोर्स इधर लगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है, जी इज निगेटिव, और यहाँ हो जाएगा जी निगेटिव। हम लिख देते हैं जी इज निगेटिव, यहाँ एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाता। और ये देखिए स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, फोर्स भी इसी तरफ, एक्सीलरेशन इसी तरफ, इसीलिए यहाँ जी रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए कहीं कहीं आप इसीलिए अपने मोशन में कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तब ग्रेविटेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हमने बता दिया। इसी तरीके में होगा जब, और यहाँ एक चीज हाइट रहता है, क्या हाइट रहता है, जब आप छोड़ रहे हैं तब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इसमें रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि हमने छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा क्योंकि नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाएगा तो उसका वो अंत में रेस्ट में ही आएगा, इसीलिए यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाता है। याद रखने वाली बात है, दोनों का ऊपर का जो पार्ट होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, यहाँ जी पॉजिटिव होगा और यहाँ
निगेटिव होगा। जब अपोजिट रहता है तब निगेटिव होता है, जब एक साथ रहता दोनों एक ही डायरेक्शन में रहता है तब पॉजिटिव होता है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब निगेटिव होता है। अब हम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बीच में जो डिफरेंस है हम उसे पता करेंगे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट इनर्शिया। मास जो रहता है किसी भी बॉडी का वो इनर्शिया से मेजर किया जाता है, जबकि वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द फोर्स विथ इच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। और जो वेट रहता है वो अर्थ के अट्रैक्शन से, अर्थ के अट्रैक्ट से मेजर किया जाता है। समझ गए? मास जो रहता है वो इनर्शिया से, जबकि ये जो जिस प्लानेट पे रहेंगे उस प्लानेट के अट्रैक्ट से। और मास जो रहता है ना वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, सॉरी, मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, जबकि वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is constant, of an object is constant and does not change and doesn't change। हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। जो आपका मास अर्थ पे है वही मून पे रहेगा, जो मून पे है वो जुपिटर, आप कहीं भी चले जाइए आपका मास चेंज नहीं होगा, जबकि वेट जाने के साथ ही आपका चेंज हो जाएगा। द वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसका जो एसआई यूनिट होता है इसका भी न्यूटन होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, या वेट इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू एम। ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे फार्मूला आपका ये होता है वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, और ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। एक बार हम और बता देते हैं, मास जो रहता है वो इनर्शिया पे डिपेंड करता है, इनर्शिया से मेजर होता है, और वेट जो रहता है वो अर्थ के अट्रैक्ट से होता है, या जिस भी प्लानिट पे आप रहे। मास कहीं भी आप चले जाइएगा चेंज नहीं होगा, जबकि वेट आप कहीं भी ले जाइएगा तो चेंज हो सकता है। द वेट हम लिख देते हैं यहाँ डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद कॉपी में, फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। द वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होते रहता है, और इसका एसआई यूनिट है न्यूटन, और इसका फार्मूला जो है mg। किए हुए थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे जो फोर्स लगता है तब हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। आप मन में कोई आपको एग्जांपल नहीं आ रहा होगा, जब आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया वो मैं बता रहा हूँ। कोई आप कभी भी कील ठोकते हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहता है, वो एक एग्जांपल हो गया थ्रस्ट का। और ऐसा यूनिट जो इसका होता है वो न्यूटन होता है। अब बात हम प्रेशर की करते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस ऑफ द एरिया। ये यूनिट ऑफ सरफेस ऑफ एरिया पे पड़ता है, और इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, PASCAL, पास्कल। और इसका जो फार्मूला होता है, क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े ही होंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या थ्रस्ट अपॉन एरिया हम लिख सकते हैं। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर जब भी फोर्स लगेगा समझ जाइएगा कि ये थ्रस्ट लग रहा है, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। जबकि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर जो होता है वो एक्टिंग करता है यूनिट एरिया पे, समझे? ये जो यूनिट एरिया है इस पे फोर्स एक्ट करता है, इस यूनिट एरिया पे फोर्स एक्ट करता है। इसका ऐसा यूनिट है पास्कल, और इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब हम बायोंसी पढ़ेंगे। फ्रेंड, अब हम बायोंसी पढ़ेंगे। ये क्या होता है हम एक एग्जांपल बना लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक बोर्ड है, नाव, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, हम इसीलिए बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक बोर्ड है जो तैर रही है। तो ये जो वाटर, इस पे जो डेंसिटी लगा रहा है,
एक मिनट पहले इसका हम आपको डिफिनेशन बताया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों ही आता है, लेकिन लिक्विड का एग्जांपल लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। experiences on upward force called buoyant force. This property also called buoyancy या upward force, upthrust। देखिए वाटर जो है, वाटर इस पे डेंसिटी लगा रहा है, वाटर इस पे डेंसिटी लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, यानी कि ये इधर लगा रहा है। बायोंसी फोर्स जो होता है ना वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ओके, वाटर ऐसे फोर्स लगा रहा है और इस पे जो पीपल बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। ओके, इसका जो होता है द फोर्स इज अ ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड द बायोंसी फोर्स पुश इट अपवर्ड। जो मेंबर जो लोग बैठे रहते हैं शिप में वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ से, वो नीचे की तरफ से देते हैं फोर्स, और जो बायोंसी फोर्स होती है जो वाटर लगाते हैं उस पे डेंसिटी वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, आप समझ गए होंगे। उसका एक और डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंसी फोर्स, लिखी देते हैं द मैग्नीट्यूड TUD ऑफ दिस, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि डायग्राम हमने बना दिया इसीलिए। BUONANT फोर्स डिपेंड्स on the density the fluid, FLUID fluid। यानी कि ये इधर लगाता है, जो मेंबर जो पीपल बैठे रहते हैं वो लगाता है डाउनवर्ड, और जो ये वाटर रहता है वो अपवर्ड लगाता है। ये फ्लूइड, ये गैस और लिक्विड दोनों में हो सकता है, लेकिन आप लिक्विड का एग्जांपल लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड, इस पार्ट का जो आखिरी पॉइंट है अब हम वो शेयर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों पानी में डूब जाता है, क्यों सिंक कर जाता है, डूबना का इंग्लिश होता है सिंक, क्यों सिंक कर जाता है, क्यों, ये एक बोर्ड है मान लीजिए, ये इसीलिए डूब जाता है क्योंकि इसका जो डेंसिटी रहता है वो, इसका जो डेंसिटी रहता है ये ज़्यादा रहता है वाटर की अपेक्षा, समझे। तो ये धीरे धीरे कोई भी जो शिप या कोई भी रहता तो वो सडनली नहीं पानी में सिंक कर जाता, वो धीरे धीरे करते रहता है। कोई फ्लोट कैसे करता है, बच्चा को ये बात पता होगा, इसीलिए फ्लोट करता है क्योंकि यहाँ ये बायोंसी फोर्स ज़्यादा लगी रहती है और ये यहाँ से डेंसिटी कम लगी रहती है, इसीलिए नहीं होता है। ओके, यहाँ से ये ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, ये कम रहेगा तो नहीं डूबेगा, नहीं सिंक करेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस, अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी लेस रहेगा वाटर की मुकाबले तो ये फ्लोट करेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर की डेंसिटी की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी तो वो डूब जाएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, प्योर वाटर और साल्टी वाटर में किसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है? आपको गूगल करके भी इसका आंसर पता करना होगा तो पता करिएगा, लेकिन आप हमें कमेंट जरूर। इस डेफिनेशन को थोड़ा साइड में रखिए और हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये बताएंगे डेफिनेशन। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, इसको हमने मेज़र कर लिया है, ये 10 kg का है। सपोज कीजिए ये 10 kg का कोई भी स्ट्रिंग है, इसे हमने मेज़र कर लिया है। अब इसे हम एक, जिससे हम प्लांट में पानी देते हैं उसमें इसे हम दे देंगे, और यहाँ तक इसमें पानी वाटर भरा है और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ इसको हम लटका देंगे, और तब ये ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर और ये वाटर यहाँ से निकलने लगेगा। ओके फ्रेंड, और तब वाटर यहाँ से निकलने लगेगा। इसको हम कह सकते हैं क्या, ये जो स्प्रिंग है इसको हम WA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वाटर ऑफ एयर। WA से हम लिख सकते हैं वाटर ऑफ एयर नहीं, वेट ऑफ एयर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको
वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जैसे 10 केजी का, यहाँ जो बायंस फोर्स लगेगा, यहाँ जो बायंस फोर्स, ये 10 केजी का, यहाँ 5 केजी हो, यानी कि 7 केजी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? वो बायंस फोर्स 3 केजी का लगा रहा है, इसीलिए हो जाएगा। इसे हम लिख देते हैं एफ बी, फोर्स ऑफ बायंस। हमने बताया था वायंसी में, इसीलिए ये वायंस हो जाएगा। ओके ओके, अब हम वो समझेंगे लॉजिकल, एक समझ लीजिए, उसके बाद हम आर्किमेडिक प्रिंसिपल पे चलेंगे। लॉजिकल समझिए, ये जितना यहाँ जितना रहेगा, जितना इसका अंदर जाएगा, उतना ही तो ये पानी निकलेगा। यानी कि 3 केजी इधर आया तो 3, उसी के हिसाब से जितना पानी वाटर निकलना रहेगा निकलेगा, उतना ही वाटर निकलेगा। सो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला लॉस ऑफ वेट जो हुआ वो क्या हुआ? वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ वाटर। यानी कि ये जितना अंदर जाएगा उतना ही इधर निकलेगा। तो क्या निकलेगा? इसको हम WD से प्रेजेंट करते हैं। तो वेट ऑफ, सॉरी, ये निकलेगा। यानी कि ये जितना दिया उतना ही, जितना ये घटेगा, ये 10 केजी का, ये 7 केजी यहाँ हो जाएगा। किसी भी तरह से हम मेजर करेंगे तो जितना ये माइनस होगा, ये 10 है, ये 7 है, जितना भी कम हुआ वो तो बायंस फोर्स अप्लाई किया इसीलिए कम हुआ। तो ये एफ भी हमें निकल जाएगा। ये भी आर्किमेडिक ने नहीं बताया था, ये लॉजिकल हमने निकाला। अब समझिए, यहाँ जितना ये गया है उतना ही तो ये निकलेगा। ये भी लॉजिकल है। ओके, ये भी एक लॉजिकल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख रहे हैं इस चीज को, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड part of substance, immersed part of substance, volume of immersed part substance equal to volume of dispersed liquid। इसको हम weight of dispersed कहेंगे, इसीलिए इसको weight of air, weight of water, force of buoyancy, weight of dispersed, volume of, आपने तो वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा ही होगा क्लास 8 में, वैसे 9 में भी है, 10 में भी है। डिस्पर्स लिक्विड, डिस्पर्स LIQID, लिक्विड, डिस्पर्स लिक्विड। ओके, ये भी आर्किमेडिक ने नहीं बताया था, ये लॉजिकल है। अब आप बोल लेंगे क्यों इतना आर्किमेडिक कर रहे हैं? आर्किमेडिक ऐसा क्या दिया जो आप इतना नाम ले रहे हैं? तो आर्किमेडिक ने कहा एफ बी इक्वल टू WD। एफ बी, ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही इधर निकलेगा। ओके, आर्किमेडिक ने यही दिया था, आर्किमेडिक ने यही बताया था। अब हम थोड़ा डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली ऑन अ पार्टिकल इन अ फ्लूइड, कोई भी फुल्ली या पार्टिकली दिया जाता है जितना इन फ्लूइड में, इन एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड, लिखा है ना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये इधर निकलेगा। अब हम बताएंगे इसके प्रिंसिपल पे, आर्किमेडिक प्रिंसिपल पे क्या क्या चीज बनी है, वो थोड़ा लिख देते हैं। ओके फ्रेंड, आर्किमेडिक प्रिंसिपल ने बताया था, उसी के अनुसार शिप का डिजाइन होता है, सबमरीन का डिजाइन होता है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर भी उसी के अनुसार बनता है। आप समझ नहीं रहे होंगे लैक्टोमीटर क्या होता है। लैक्टोमीटर से हम मिल्क की प्योरिटी जान सकते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से डेंसिटी ऑफ लिक्विड जान सकते हैं। अब हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। फ्रेंड, अब हम इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी ये 15 हुआ, तो ये हम समझेंगे वाटर से ये 15 गुना ज्यादा है, इसका डेंसिटी गोल्ड का 15 गुना नहीं, 1.5 गुना ज्यादा। ये डेंसिटी हम कैसे निकाले? क्या फार्मूला होता है इसका? किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी निकालना रहता है उसे हम इस तरीके से, इसका एक फार्मूला होता है, रियल डेंसिटी ऑफ वाटर, रियल डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का हमें जो रियल डेंसिटी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी जैसे आपके एग्जांपल में दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि उस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर,
फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हम करेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस का हमारा जो डेंसिटी रहेगा वो रिलेटिव डेंसिटी वो निकल जाएगा। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है जो हम लगाएंगे, क्वेश्चन में तो ये दे देगा डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, रियल डेंसिटी निकलना रहेगा, लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सीजीएस सिस्टम इसको 1 gm सेंटीमीटर क्यूब, जबकि एसआई सिस्टम में 1000 kg मीटर स्क्वायर होगा। ओके, ये डेंसिटी होता है वाटर का, ये सीजीएस सिस्टम में और ये एसआई सिस्टम में। आप कैसे निकालेंगे, जैसे गोल्ड का दिया रियल डेंसिटी 13,000 और ये डेंसिटी 13,000 kg मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 यहाँ दिया है एसआई सिस्टम में kg मीटर स्क्वायर। जब मीटर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा और ग्राम रहेगा तो ये वाला लगा दीजिएगा, अगर kg मीटर स्क्वायर में रहे तो ये वाला लगा दीजिएगा। ओके, ये 13 कट गया, यूनिट से कट गया, सॉरी 13 000 से कट गया और ये 13 निकला। तो इसका जो गोल्ड का मान लीजिए है नहीं उतना, मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी इतना होगा। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए।